सीटेट में अगर आपने इंग्लिश को चूज कर रखा है एज अ लैंग्वेज, तो आपके सामने एक समस्या आने वाली है इसकी पेडागोजी को लेके, क्योंकि आप सभी जानते होंगे सीटेट की जो पेडागोजी होता है वो टफ कंसीडर किया जाता है उस पार्ट को। लेकिन अगर बात इंग्लिश की आए और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आफत आने वाली रहती है, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी के जो टर्म्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो काफी अपने आप में अलग तरह के होते हैं। मतलब अगर आपने उनको नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं उनके बारे में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है। तो यहाँ पर हमने ये 15 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, उन कॉन्सेप्ट को पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पैसिव वोकैबुलरी आर। जो पैसिव वोकैब्स होती है वो क्या होती है? देखिए वोकैब्स को दो तरह का कंसीडर किया जाता है। एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव और पैसिव दोनों एग्जाम में आपके पूछी जा चुकी हैं। एक्टिव वोकैब्स वो होती हैं जिनको आप अपनी रीडिंग और राइटिंग में डे बाय डे टू डे पढ़ते हैं। मतलब आप जब भी भाषा, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश को बोलते, पढ़ते, लिखते, सुनते हैं, तो जिन वर्ड्स का आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जिन वर्ड्स का आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उन वर्ड्स को एक्टिव वोकैबुलरी की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पॉइंट? जिन शब्दों को आप बार बार लगातार अपने बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने में यूज करते हैं, उन शब्दों को एक्टिव वोकैब्स में रखा जाता है। और जो शब्द आप यूज तो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो आपकी रीडिंग और राइटिंग में आ जाते हैं, तो आप उनके अर्थ को, यानी उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर वो ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि आप उनके मीनिंग को नहीं जानते, आप उस वर्ड के मीनिंग को जानते हैं। तो ऐसे सभी वर्ड्स जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज तो नहीं करते हैं, बट अगर वो आपके सामने आ जाते हैं तो आप उनको समझ जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है? पैसिव वोकैबुलरी कहा जाता है। अब हमसे क्या पूछा गया था? पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है? वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी लिसन टू देम एंड रीड देम। ठीक है, वर्ड विच वी फ्रीक्वेंटली यूज। देखिए फ्रीक्वेंटली यूज अगर करते हैं तो फिर अगेन वो कौन सी हो जाएगी? एक्टिव वोकैबुलरी हो जाएगी। वर्ड्स विच वी यूज वेयर वी राइट, सॉरी व्हेन वी राइट, जब हम क्या करते हैं? लिखते हैं। वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी स्पीक, वर्ड जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी लिसन टू देम एंड रीड देम। जब उनको हम सुनते हैं और उनको पढ़ते हैं, तब वो शब्द क्या होते हैं? हमें स्टक कर जाते हैं, हम उनके अर्थ को समझ जाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? पैसिव वोकैबुलरी कहा जाता है। ठीक है, हम उनका यूज करते हैं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज मोस्ट इफेक्टिव एट फाउंडेशनल लेवल। कह रहा है यहां पर कि अगर क्या सिखाना हो, लैंग्वेज उसको सिखानी हो, और किस स्टेज की बात हो रही है? फाउंडेशनल लेवल की बात हो रही है, मतलब जो शुरुआती क्लासेस होते हैं उनकी बात हो रही है। अगर हमें फाउंडेशनल लेवल पे क्या सिखानी हो? लैंग्वेज सिखानी हो, तो कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो कैसी रहेगी? मोस्ट इफेक्टिव रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी। ठीक है, तो बहुत छोटा सा अर्थ है, जब हम शुरुआती दौर में बच्चों को भाषा सिखाते हैं तो क्या सबसे बेहतर रहेगा उनके लिए? पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग अल्फाबेट। हम लर्निंग अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं। एंड लेसन, और लेसन से शुरुआत कर सकते हैं। फ्रॉम द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जो उनकी कक्षा के हिसाब से टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब की गई है, बताई गई है, उस बुक के अकॉर्डिंग, हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम भाषा की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए, क्या कोई बच्चा आया है आपके पास, जस्ट आपके स्कूल में एंटर किया है, और आप सीधा सीधा उसका टेक्स्ट बुक से करवाने जा रहे हैं जो कि पैरामीटर पे बनाई गई होंगी? क्या ये उस बच्चे के साथ सही होगा? क्या उस बच्चे के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा अपने घर से आया है, नेचुरल एनवायरनमेंट से आया है, तो हम उसको सीधा सीधा बुक्स पे नहीं धकेल सकते, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सिंपल ओरल एंड रिटन ड्रिल्स। देखिए सिंपल, हम उससे ओरल और रिटन ड्रिल्स कराएंगे एट द लेवल ऑफ चिल्ड्रंस कंप्रहेंशन। मतलब बच्चों के कंप्रहेंशन यानी समझ को डेवलप करने के लिए ओरल और रिटन ड्रिल्स कराएंगे। देखिए ड्रिल्स किसी भी तरह से अगर कराई जाए तो वो अच्छी नहीं हो सकती है। क्यों? इसका रीजन होता है, ड्रिल्स का मतलब होता है आप किसी प्रैक्टिस को बार बार लगातार कर रहे हैं, और यही ड्रिल्स आपको किस तरफ ले जाती है? रोट लर्निंग की तरफ ले जाती है।
यानी आप जो सीख रहे हैं वो रटकर सीख रहे हैं, और रटकर सीखना किसी भी मायने से एक बच्चे के लिए सही नहीं हो सकता है, कम से कम प्राइमरी लेवल के। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फियर एंड स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, हम उसके लिए फियर एंड स्ट्रेस फ्री एक लर्निंग एनवायरनमेंट या सीखने का माहौल दें, बिल्कुल सही है। जो कैसा हो, फियर फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो, विद विद एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, जहां पर हम टारगेट लैंग्वेज को उसके सामने क्या करें, एक्सपोजर करें, यानी उसको वहां तक ले जाएं, सिखाने तक ले जाएं, एक्सपोज करें, उसके सामने सामने लाएं। इम्फेसिस ऑन स्पीकिंग, और बोलने पर ज्यादा इम्फेसिस जोर डालें टारगेट लैंग्वेज, और जो भाषा हम सिखाना चाहते हैं उसके बोलने पर ज्यादा। देखिए कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप उसको अपनी डेली रूटीन में यूज करेंगे सुनने और बोलने में, तो सबसे अच्छा तभी आप उस भाषा को सीख सकते हैं। यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, विदाउट यूजिंग एनी वर्ड फ्रॉम द मदर टंग। आप मदर टंग का प्रयोग किए, आप मदर टंग का यूज नहीं करना चाहते हैं बच्चे की, और आप उसको भाषा सिखाना चाहते हैं, कोई भी टारगेट लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, जो तो क्या पॉसिबल है? क्या आप ये सोच के चलते हैं कि बच्चा हमारे पास आया है और उसको सभी वोकैब्स पढ़ी होंगी उसने जो हम उसको भाषा सिखाना चाहते हैं? नहीं, हमें रिलेट करना पड़ेगा शब्दों को उसकी किसके, मदर टंग के साथ में। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या हो जाएगा, अ टीचर, देखिए अगला है, अ टीचर मस्ट यूज ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन। पहले ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस समझ लीजिए क्या होता है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो खुले हों, खुले का मतलब होता है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, पहले पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ टीचर मस्ट यूज ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस इन द लैंग्वेज क्लासरूम। ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस यूज करने चाहिए भाषा की कक्षा में, एंड अलाउ लर्नर्स, और लर्नर्स को अलाउ किया जाना चाहिए टू एक्सप्रेस एज इट इज क्रूशियल, ऐसे कि ये कैसा है, महत्वपूर्ण है। कैसे, देखिए ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन होता है कि आप बच्चों को स्वतंत्रता दें। ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं कि लैंग्वेज क्लासरूम में कि सीखने वालों को अलाउ करें टू एक्सप्रेस, जिससे कि वो एक्सप्रेस कर पाए, है ना, अपने आप को, एज इट इज क्रूशियल, क्रूशियल एंड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बच्चा अपने आप को जितना ज्यादा क्लास के सामने अपने आप को प्रतिभाग में रखता है, या यूं कहें कि क्लास में जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, उतना ही उसके लिए कैसा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो फिर देखते हैं और इसके साथ और क्या अच्छा रहेगा ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन के साथ में। गिव्स अथॉरिटी टू द टीचर टू स्पीक, यहाँ पर अथॉरिटी दी जाती है कि टीचर को बोलने के लिए। टीचर तो वैसे भी क्लास में बोलता रहता है, और कोई भी ऐसी चीज जो टीचर को और बोलने के लिए प्रमोट करे, तो क्या वो ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन या एक अच्छी लर्निंग क्लासरूम हो सकती है? किसी भी लैंग्वेज के लिए नहीं हो सकती है। गिव्स अथॉरिटी टू लर्नर्स, लर्नर को अथॉरिटी देता, एंड टीचर्स। देखिए लर्नर्स तक तो ठीक था, लेकिन फिर से इन्होंने क्या जोड़ दिया, टीचर्स को अथॉरिटी देता है टू स्पीक, बोलने के लिए। फिर से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी कम से कम टीचर के लिए तो नहीं बनी होगी। ठीक है, इनेबल करता है लर्नर्स, लर्नर को टू इंक्रीजेस, बढ़ाने के लिए, दियर नॉलेज, अपने नॉलेज को, एंड एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज यानी ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने के लिए। ये जो स्ट्रेटजी है ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन वाली क्लास में, ये उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा मानना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चे को अल्टीमेटली हमें सिखाना है, उसके अनुभव को बढ़ाना है, ना कि किसी टीचर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। जो डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का जो विकास होता है, वो कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड इन लैंग्वेज क्लासेस, केवल लैंग्वेज की कक्षा में हो सकता है। आप समझते हैं भाषा का विकास किसी एक जगह विशेष से बंधा नहीं होता है, ये सार्वभौमिक होता है। बच्चा घर, परिवार, पड़ोस, विद्यालय, हर जगह सीखता है। तो इस तरह से आप उसको केवल लैंग्वेज क्लासरूम में नहीं बांध सकते हो। टेक्स प्लेस कंकरेंटली, अभी इसकी चर्चा हम करेंगे। इन अनरिलेटेड टू वन अनदर, देखिए वन अनदर मतलब रीडिंग और राइटिंग क्या एक दूसरे से संबंधित नहीं होती ने? आप सभी जानते होंगे LSRW, लैंग्वेज की जो चारों स्किल्स होती हैं, उनके सीखने का क्रम क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये क्रम होता है, बट दे आर इंटरकनेक्टेड। लेकिन हमेशा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, इंटर कनेक्टेड, लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, बिल्कुल ये इंटरकनेक्टेड होती है, आपस में अंतर संबंधी होती है। कोई भी एक चीज डेवलप नहीं हो सकती है। आप सोचो कि केवल बच्चा क्या सीख रहा है, लिखना सीख रहा है, बाकी कुछ नहीं सीख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब वो सुनना सीख रहा होता है, जब वो सुनता है चीजों को, तब वो बोलना भी सीख रहा होता है। यानी कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में
होती है, ठीक है, रिलेटेड होती है। चलिए, अब यहाँ पर बात क्या थी कि रीडिंग और राइटिंग किस तरह से इनका विकास होता है, हैपेंस सेपरेटली, सेपरेटली हैपेंस होती है नहीं, हमने अभी बताया इंटर रिलेटेड होती है, सेपरेटली हैपेंस नहीं होती। तो फिर हमारा हो जाएगा ये कंकरेंटली टेक्स प्लेस है, ये एक मतलब साथ के साथ, वही अंतः क्रिया द्वारा साथ के साथ घटित हो रही होती है, कौन सी, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, हो जाएगा, चीजें क्लियर हुई यहाँ पर आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड, देखिए जो रचनावादी मनोवैज्ञानिक होते हैं, रचनावादी अप्रोच है क्या, रचनावादी अप्रोच है वो क्या कहती है, रचनावादी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि रचनावादी मनोवैज्ञानिकों में नाम आता है जीन पियाजे सर का, जीन पियाजे सर का रचनावादी मनोवैज्ञानिक, जॉन डीवी हुए, जीन पियाजे हुए, ये जो कुछ मनोवैज्ञानिक थे ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जहां तक कि वाइगोस्की भी, ठीक है। ये मानते थे कि बच्चा जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है, एक्टिव लर्नर होता है, यानी वो अपने वातावरण में एक्टिव होकर चीजों को सीखता है। और पियाजे सर ने तो उनको नन्हा वैज्ञानिक तक कह दिया था, क्या कह दिया था, वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट तक कह दिया था, किसने, पियाजे सर ने। यानी वो मानते थे कि बच्चा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात थी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करती है, ड्रिलिंग एज एन इफेक्टिव टूल। अभी हमने बताया था ड्रिल किसी भी तरह से सही नहीं हो सकती है, आप बार बार किसी चीज को ड्रिल करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको, तो आप रटने की ओर उसको ले जा रहे हैं, तो ये सही नहीं हो सकती है। हैबिट फॉर्मेशन, आप उसकी हैबिट फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, देखिए हमने पहले कहा था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है तो दैट मीन्स वह प्रश्न भी करेगा, क्या करेगा, प्रश्न। और रचनावादी ये मानते हैं कि बच्चा जो वातावरण होता है उसके चारों ओर, उसमें वो क्या करता है, चीजों को स्वयं जानने की कोशिश करता है, तर्क वितर्क करता है, बहुत ही जिज्ञासु होता है। यही रचनावादी एक बच्चे को कंसीडर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, और यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, विच क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फीचर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कौन सा ऐसा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एनईपी 2020 में फीचर नहीं करता है, या उसकी जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें कौन सा ऐसा तथ्य है जो इनमें से नहीं है। चलिए देखते हैं, क्या है, ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल शुड बी सॉट इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, जितने भी बच्चे हैं किसी भी स्कूल में, उन सभी को विद्यालय जो वहां का भाषा का माध्यम है, मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल, यानी विद्यालय का जो भाषा का माध्यम है उसमें ट्रीट किया जाना चाहिए। अभी और ये क्लियर होगा, सभी बच्चों को कैसे देखा जाना चाहिए या कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, जो विद्यालय ने अपनी एक कंसीडर कर रखी है मीडियम लैंग्वेज, सपोज करो इंग्लिश मीडियम है, तो सभी को, बच्चों को, चाहे वो हिंदी मीडियम बाहरों से भी क्यों ना आते हो, बट वहां पर विद्यालय में बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इंग्लिश में ही ट्रीट किया जाएगा। तो क्या ये उचित होगा उस बच्चे के लिए जिसने पहली बार एक इंग्लिश मीडियम में दाखिला लिया और इससे पहले उसका बैकग्राउंड टोटल हिंदी परिवार से रहा है ना, गलत होगा। फिर आप देखते हैं, लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट मस्ट बिगिन इन चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज, सीखना बच्चे की हमेशा मातृभाषा से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की मातृभाषा से ही, आप भले ही फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज उसको सिखाएं, लेकिन जो इनिशियल शुरुआत होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए, मदर टंग से होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यंग चिल्ड्रन लर्न द बेस्ट इफ एक्सप्रेस टू मल्टीपल लैंग्वेजेस एट देयर टेंडर एज, देखिए छोटे बच्चे जो बच्चे होते हैं, टेंडर एज माने शुरुआती अवस्था में, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे अच्छा भाषा को कब सीखते हैं, जब बहुभाषी मल्टीपल लैंग्वेजेस होते हैं, जब बहुभाषी कक्षा का वातावरण होता है, तब वो सबसे अच्छी भाषा को सीख रहे होते हैं। किसी एक भाषा को आप माध्यम बना दोगे, किसी दूसरी भाषा को महत्व नहीं दोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी ये सही है और ये भी सही है, ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग, बच्चों को उसकी मदर भाषा में, मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कुड बी अ चैलेंज फॉर देम, नहीं तो जो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कुड बी अ चैलेंज, ये कुछ गलत लिखा है, कुड बी अ चैलेंज फॉर देम, नहीं तो जो वो नई भाषा सीखना चाहते हैं उनके लिए एक चैलेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। शुरुआत मदर टंग से करनी चाहिए, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लैंग्वेज असेसमेंट एम्स एट मीजरिंग। जो लैंग्वेज असेसमेंट होता है, भाषा का जो आकलन होता है, एम्स उसका उद्देश्य होता है एट मीजरिंग, क्या मापना। भाषा का उद्देश्य, भाषा मापन का उद्देश्य क्या होता है, या भाषा को जो हम आकलित करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। हाउ मच ईच लर्नर अचीव्ड इन कंपैरिजन टू हिज पीयर्स। पीयर्स माने सहपाठी होते हैं। किसी बच्चे ने कितना सीखा है किसकी किसकी तुलना में, अपने सहपाठी या साथी लिख सकते हैं यहाँ पर, अपने साथी की तुलना में। देखिए कभी भी चाहे एनसीएफ 2005 हो चाहे एनईपी 2020 हो, कभी भी ये नहीं कहती है कि किसी बच्चे की किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना की जानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है, तो हमें तुलना नहीं करनी चाहिए उनमें किसी भी प्रकार से। चलिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा कि पीयर के साथ उसकी तुलना करिए। लैंग्वेज असेसमेंट का ये उद्देश्य कम से कम नहीं हो सकता है। देयर ओवरऑल और सबमेटिव अचीवमेंट। देखिए दो तरह के अचीवमेंट होते हैं, या हम यूं कहें दो तरह के असेसमेंट होते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरा ये कई बार पूछा गया है, और दूसरा होता है सबमेटिव असेसमेंट। दूसरा होता है सबमेटिव, जो यहाँ पर दिया भी है, सबमेटिव असेसमेंट। ठीक है, अचीवमेंट दिया है, हम असेसमेंट बता के चल रहे हैं आपको। फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? देखिए ड्यूरिंग लर्निंग, बहुत एक वर्ड में आप याद रखिए इसको, ड्यूरिंग लर्निंग, सीखने के दौरान, जब भाषा का आकलन किया जाता है कि उसने कितना सीखा है, क्या कमी रह गई है, कितना किस तरह से और हमें अच्छा करना चाहिए एक टीचर को। तो ये चीजें जानने के लिए, फीडबैक जानने के लिए जब उसका आकलन किया जाता है ड्यूरिंग लर्निंग, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो सीखने के दौरान असेसमेंट किया जाता है, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और आफ्टर लर्निंग, आपने किसी भी चीज को सिखा दिया है, आफ्टर लर्निंग जब आप उसका असेसमेंट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? ये होता है आफ्टर लर्निंग, ठीक है, और ये होता है ड्यूरिंग लर्निंग। ये दो तरह की चीजें यहाँ पर हमने आपको बताई, और ये एग्जाम में सीधी सीधी पूछ दी जाती है। देखिए, तो ये ऑप्शन हो गया, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। लैंग्वेज अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर, लर्नर ने कितनी लैंग्वेज अचीवमेंट की है, इसका मापन किया जाता है। छोड़िए इसको। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए, किसकी? सीखने वाले की। भाषा आकलन का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चा भाषा में कितना पारंगत हुआ है, कितना पारंगत हुआ है, यही जांच पारंगत हुआ है, यही जांचने के लिए हम भाषा का आकलन करते हैं। और जब प्रोफिशिएंसी की बात आती है तो किसी एक स्किल की बात नहीं आती है, LSRW चारों स्किल्स वहां पर इंक्लूडेड होती है, ये याद रखना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब ही होता है भाषा में निपुणता, और वो भी सभी परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, उसको बोलने, सुनने, समझने, सब लिखने, हर चीज की उसको क्या होगी? निपुणता होगी। तो वहां पर हम क्या कहेंगे? यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सॉरी, प्रोफिशिएंसी वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्टिंग इज रीडिंग कंप्रिहेंशन स्ट्रेटजी दैट। आपको यहाँ पर बस इतनी बात यहाँ पर देखनी है कि प्रेडिक्टिंग से मतलब क्या है और कब। जब आप रीडिंग कंप्रिहेंशन करते हैं, आप किसी पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर प्रेडिक्टिंग वर्ड यूज किया जाता है। ये कहाँ यूज किया जाता है? भाषा वाले पोर्शन में ही पूछा जाएगा। हम फिलहाल इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश पेडागोजी के हिसाब से हम आपको उसको बता के चल रहे हैं। देखिए भाषा में ही ये आएगा। प्रिडिक्टिंग क्या होता है? प्रिडिक्ट माने वैसे तो होता है किसी चीज का पूर्वानुमान लगा लेना, प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी कर देना किसी के बारे में, ऐसा कुछ कहा जाता है, है ना। चलिए, तो यहां पर प्रिडिक्शन से मतलब क्या है, वो भी कब? रीडिंग कंप्रिहेंशन के टाइम पर, जब आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये प्रिडिक्टिंग कौन सी स्ट्रेटजी होती है, ये कौन सी स्ट्रेटजी होती है? तो आपको सिंपल वर्ड्स में बताएं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, उस पर जिस पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रीडर जो पढ़े हुए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका अंदाजा लगा लेता है, उसका अंदाजा लगा लेता है, और इस अंदाजे को ही रीडिंग कंप्रिहेंशन में प्रेडिक्टिंग कहा जाता है। पहले इसी ऑप्शन को देख लीजिए। शोज माने दिखाता है वेदर और नॉट रीडर्स आर फॉलोइंग अलोंग व्हेन, सॉरी,
ये ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है, ये तो नॉट लगा है, ठीक है, सी ऑप्शन है, ये नहीं है ऑप्शन, सी ऑप्शन पढ़िए, ये नहीं, देखिए रीडर्स माने पढ़ने वाला, यूज टू एंटीसिपेट, एंटीसिपेट करता है ना, पूर्वानुमान लगा लेता है, व्हाट कम्स क्या आता है या क्या आएगा, नेक्स्ट माने आगे, बेस्ड ऑन, और वो किसके बिहाफ पर लगा लेता है, क्लूज, ऑन क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट के क्लूज के हिसाब से वहां पर उसको कुछ ऐसे हिंट्स मिल जाते हैं, क्लूज मतलब हिंट्स मिल जाते हैं जिसके हिसाब से वो अंदाजा लगा लेता है कि आगे क्या आएगा पढ़ने में। तो इस तरह की अंदाजा लगाने की चीज को, अंदाजा लगाने की स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं और वहां पर स्टोरी में पढ़ते पढ़ते आपको कुछ हिंट्स मिलते हैं जिससे आप कैसे, और उन्हीं टेक्स्ट को जो जो वहां पर लिखा है उनके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हिंट्स मिलते हैं, तो अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होगा, इसी को ही क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिंग कहते हैं। ठीक है, कम्स नेक्स्ट बेस्ड ऑन द क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट, यही हो जाएगा क्या, प्रिडिक्टिंग हो जाएगा। चलिए, तो बाकी ऑप्शन को पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, जो मेन टर्म था वो हमने आपको बता दिया। देखिए, विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए पहले क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, लाइट चलेगी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, यहां पर कह रहा है कौन सी अप्रोच राइटिंग की होनी चाहिए जो क्या, लर्निंग जो सिखाए क्या, टू राइट लिखना, और बाय राइटिंग लिखना सीख, लिखना सीखने के लिए, लर्निंग टू राइट लिखना सीखने के लिए कौन सी लिखने की रणनीति है वो सही है, लिखना सीखने के लिए लिखने की कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? लिखना सीखने के लिए लिखने की कौन सी रणनीति सही है। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग उससे कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग यही है इसका ऑप्शन सही। और इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले जो राइटिंग की जाती है, सपोज कोई राइटर है तो सबसे पहले वो उस चीज की क्या करता है, प्लानिंग करता है। इसमें तीन चीजें होती हैं, सबसे पहले वो राइटिंग की प्लानिंग करता है, प्लानिंग के बाद उसकी वो ड्राफ्टिंग करता है ना, सबसे पहले प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद ड्राफ्टिंग करता है, और ड्राफ्टिंग के बाद रिवाइज करता है, उसको रिवीजन करता है। ठीक है, रिवाइज करता है। तो ये तीन चरण होते हैं किसमें, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, राइटिंग के लिखने का जो प्रोसेस होता है वो इन तीन चरणों से होकर के गुजरता है, और यही लिखने का लिखना सीखने के लिए लिखने वाला प्रोसेस है, स्ट्रेटजी है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज क्लास पोएट्री, एक लैंग्वेज क्लास में पोएट्री कैसे कंसीडर की जाती है। देखिए बहुत क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लैंग्वेज की क्लास में आप पोएट्री को कैसे कंसीडर करेंगे। तो पोएट्री हमेशा इंजॉयमेंट का सब्जेक्ट रही है और एप्रिसिएशन का सब्जेक्ट रही है। भाई राजा महाराजा अपने यहाँ कवियों को रखते थे, किस लिए, वो इंजॉयमेंट के लिए रखते थे, और किसके लिए, एप्रिसिएट करते थे, वाह 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 क्या बात है, तो एप्रिसिएशन के लिए रखते थे। तो इज फॉर अंडरस्टैंडिंग है ना, ठीक है, समझ के लिए अप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट, ये दो वर्ड जरूर लगे होंगे अगर बात पोएट्री की आएगी, और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, और प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट आप समझते होंगे, ऐसा कक्षा का वातावरण जहां पर ढेर सारे क्या लगे हुए हैं, जहां पर ढेर सारी साहित्य, बाल साहित्य लगा हुआ है, प्रिंटेड वॉल्स पे चीजें बनी हुई हैं, चार्ट्स लगे हुए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इज इसेंशियल फॉर चिल्ड्रन एज इट इनेबल्स, ये बच्चों के लिए जरूरी होता है क्योंकि इससे होता है, क्या चीज होती है इससे, पीयर असेसमेंट, मतलब सहपाठी का असेसमेंट होता है, असेसमेंट से इसका कोई लेना ही देना नहीं है ना। डिस्कशन इन द क्लासरूम, ठीक है रुक जाइए, सेल्फ मोटिवेशन टू रीड विद कंप्रहेंशन, ठीक है, द क्लासरूम टू बिकम अट्रैक्टिव, देखिए अट्रैक्शन के लिए तो नहीं लगाया जाता ना, कि कलरफुल लगे, अट्रैक्टिव लगे, इसलिए हम लगा रहे हैं उसमें, तो दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, बचे दो ऑप्शन, डिस्कशन इन द क्लासरूम, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन टू रीड विद कंप्रहेंशन, देखिए कहीं ना कहीं इससे ये ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है कि सेल्फ मोटिवेशन मिलता है हमें चीजों को देख करके, टू रीड पढ़ करके, और उनको हम कैसे पढ़ें, विद कंप्रहेंशन, समझ के साथ पढ़ें, तभी तो इतनी सारी स्टोरीज वगैरह कहानियां, खूब बड़ी बड़ी चीटियां बनी होती है किसी चार्ट में, अगर चीटी की कहानी है, हाथी की कहानी है, ताकि हम मोटिवेटेड हों उसको पढ़ने के लिए, और प्रेरित हों और जाकर पढ़ें उनको। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है द लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर्मली इन टेक्स्ट बुक, ऐसी लैंग्वेज जो फॉर्मली कहाँ यूज की जाती है, टेक्स्ट बुक में यूज की जाती है। ड्यूरिंग असेसमेंट, असेसमेंट के दौरान, आकलन के दौरान जो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज यूज की जाती है। एंड विद अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एंड विद अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज, जो दूसरे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ में यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कोई भी संस्था विद्यालय है वो मानक के रूप में यूज करता है और उसी के माध्यम से अपने वर्क करता है स्टूडेंट के साथ में, चाहे वो आकलन कर रहा हो या किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, तो वो किसका यूज करता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो उसकी मीडियम वो अपनाता है, जो भी लैंग्वेज को वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मानता है। तो यही यहाँ पर हो जाएगा कि फॉर्मली इन टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मली होती है और असेसमेंट के लिए की जाती है, ड्यूरिंग असेसमेंट के दौरान, एंड विद अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और दूसरे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ में, तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है, उसे कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो उसके वहां भाषा होती है मीडियम, मतलब जिस भाषा को माध्यम बना के वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वही होती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज आपको पता है, तो सेम वर्ड है जो ऊपर से उठा लिया गया। मीडियम ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज, चिल्ड्रंस लैंग्वेज की जो मीडियम होती है वो क्या होता है, मदर टंग होती है। क्या होती है, मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। और मातृभाषा को आप आकलन और टेक्स्ट बुक में यूज कैसे कर सकते हैं, भाई आप पढ़ाने में उसका सहयोग ले सकते हैं मदर टंग का, लेकिन जो काम आप ऊपर लिख रहे हैं उसके लिए आप मदर टंग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वो आपको अपने विद्यालय की मीडियम लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द मीथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। देखिए जब कोई पढ़ाता है तो इस तरह से हाथों और अपने बॉडी से भी हाव भाव प्रदर्शित करता है, इस तरह के प्रदर्शन को क्या कहते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो अपने फिजिकल मूवमेंट का भी यूज कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड लैंग्वेज। कौन सा ऐसा चारों में से जो मिक्स्ड लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है। मिक्स लैंग्वेज क्या होती है, जहां पर लैंग्वेज 1 भी हो प्लस लैंग्वेज 2 भी हो, तो ऐसी लैंग्वेज को क्या कहेंगे, मिक्स लैंग्वेज कहेंगे। तो देखिए यहाँ L1 यूज कर रहे हैं बच्चे और L2 यूज कर रहा है टीचर, तो ये भी मिक्स हो गया। चिल्ड्रन L2 यूज कर रहे हैं और टीचर L1 यूज कर रहा है, यहाँ भी मिक्स लैंग्वेज हो गया। यहाँ टीचर भी L2 यूज कर रहा है और बच्चे रिस्पॉन्ड भी L2 में कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर मिक्स लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी। द वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है, इसको समझिए पहले। द वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी व्हेन डूइंग अ शॉर्ट स्टोरी, बच्चे शॉर्ट स्टोरी कर रहे हैं और उस दौरान द वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लर्नर्स, जो सीखने वाले हैं, डू पीयर वर्क, साथ में वर्क कर रहे हैं अपने सहपाठियों के साथ में, रीड म्यूचुअली, और साथ साथ पढ़ रहे हैं, टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ साथ पढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं द वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी। द वाइल्ड माने दौरान, द वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी, पढ़ने के दौरान, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी के दौरान वो क्या कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं और रीडिंग म्यूचुअली साथ साथ में पढ़ भी रहे हैं, तो इसे ही वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बस ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ से फिनिश होते हैं। ऐसे ही सीडीपी इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस आपको रेगुलरली मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। कल सीडीपी की क्लास पढ़ाई थी, आज ये इंग्लिश की हो गई है, तो इस तरह से आपको क्लासेस सीटेट के लिए बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। एक तरह से आपकी निंजा प्रैक्टिस यहाँ पर होगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और इस बेहतरीन मटेरियल का बेनिफिट उठाएं, फायदा मिले उनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।